हेलो लवली स्टूडेंट्स, सोशो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग सेमेस्टर 4 से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। 9 चैप्टर्स हैं, हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं। इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है क्योंकि ये पेपर 2 है। हम लोगों ने पेपर 1 के सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आप सबका एमसीक्यू पैटर्न पर एग्ज़ाम होने वाला है इस बार 2022 में। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये सारे वीडियोज़ हैं, स्पेशली आपके लिए ही हैं। और जितने भी लोग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एमए का है ये एग्ज़ाम, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे बीए सिलेबस से ही आएंगे, इसलिए आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है सारे वीडियोस। और इसके अलावा जो लोग यूजीसी नेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो कि सोशोलॉजी से रिलेट करता है, तो आप सभी के लिए ये सारे ही वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए, ये पार्ट 2 है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस का ये पार्ट 2 बना रहे हैं हम। 15 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी के 15 आज सॉल्व करते हैं। तो 16th क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बोगार्ट्स ने प्रगति के कितने मापदंड बताए हैं। सारे थिंकर्स अपने अलग अलग क्राइटेरियाज देते हैं हमें। तो बोगार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें 14 आंसर होगा। द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ किताब के लेखक कौन है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका आंसर आपको बता दिया है। 18th क्वेश्चन है आपका, उद्विकास में कोई तत्व एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है, उपयुक्त कथन किसका है। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि उद्विकास से रिलेटेड सारी बातें सबसे ज़्यादा डिटेल में सोशियोलॉजी के अंदर हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इन्हीं का है। हर्बर्ट स्पेंसर का क्या मानना है, मैंने क्या बताया था शॉर्ट में आपको, कि चीज़ें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती हैं, ठीक है, सरल से जटिल की ओर जाती हैं चीज़ें। तो इस सरल से जटिल की ओर जाने वाले स्टेटमेंट को ही ये डिटेल में लिखा हुआ है ना। अगर आप इस स्टेटमेंट को भी डिटेल में समझना चाहते हो, उसका मीनिंग, तो आप लोग हर्बर्ट स्पेंसर का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। प्रगति को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला तथ्य किसने कहा है। ये स्टेटमेंट होते हैं ये सारे इस तरीके के, तो वो सब आपको लर्न करना पड़ता है, ठीक है। प्रोग्रेस के बारे में लिखा है, प्रगति को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला तथ्य किसने कहा है। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो है सा मैकाइवर। इसके अलावा मैकाइवर ने प्रगति को एक नैतिक अवधारणा भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी देश की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 5 से 6% तक हो तब उस देश को किस श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब श्रेणियाँ डिसाइड की गई हैं आर्थिक वृद्धि दर के हिसाब से। विकसित देश कहा जाएगा, अविकसित, अति विकसित, या विकासशील। तो 20th का आंसर है आपका विकासशील। ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर आर्थिक वृद्धि दर 5 से 6% तक है, तो अगर ऐसा होता है तो उस देश को क्या कहेंगे कि वो एक विकासशील देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण इतिहास में प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही पूंजी और श्रम की प्रकृति को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है। संपूर्ण इतिहास की बात हो रही है और उसमें प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों की बात हो रही है, और इन परिवर्तनों के आधार पे पूंजी और श्रम की प्रकृति को स्पष्ट किया है किसने। कार्ल मार्क्स, पैरेटो, दुर्खेम या सोरोकिन। देखिए, इतिहास से लेकर के हाँ आज के टाइम तक और आने वाला समय कैसा होगा, इस तरीके की कल्पना कार्ल मार्क्स करते हैं, और पूंजी और श्रम की ही बात करते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस की बात करते हैं, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस की बात करते हैं, उत्पादन के संबंध और साधन, ये सब आप पढ़ रहे हो पेपर 1 में, आपको मालूम होगा, ठीक है। 22nd क्वेश्चन है आपका, उद्विकास की व्यवस्थित विवेचना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई। देखिए, व्यवस्थित विवेचना की बात आई है, ठीक है। तो देखिए, इसमें स्पेंसर भी है और डार्विन भी है, और मैंने एक्सप्लेन करते हुए आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था और इसमें भी अभी स्टार्टिंग में बताया है आपको कि देखिए, एक बायोलॉजिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने सबसे पहले उद्विकास के बारे में बताया कि उद्विकास है क्या। उसके बाद इसी उद्विकास को
स्पेंसर डार्विन से प्रभावित होकर के सोशियोलॉजी में लेकर के आ गए। तो आप ही अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले तो विवेचना उद्विकास की किसने की? डार्विन ने की है। भले ही वो एक बायोलॉजिस्ट थे, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन होता उद्विकास की व्यवस्थित विवेचना सर्वप्रथम किस समाज शास्त्री द्वारा की गई है, तब स्पेंसर आंसर हो जाता। बट अभी स्पेंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे न समाज शास्त्री लिखा है न जीव शास्त्री। फिलहाल 2 इंसान लिखे हैं, दोनों इंसानों में से डार्विन का नाम पहले आएगा उद्विकास के नाम पर। आर्थिक वृद्धि के प्रमुख आधार निम्नलिखित में से कौन से हैं? अब यहाँ पर आर्थिक वृद्धि के आधार पूछ रहा है, ये लर्न कर लीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। पूंजी का संचय, उद्यमिता का विकास, उद्यमिता ये जो आपके उद्योग धंधे होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। विशेषीकृत श्रम विभाजन की व्यवस्था। इसके अलावा एक और चीज़ करते हैं हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, जनसंख्या संबंधी परिवर्तन का आकलन भी करते हैं। ये 4 ऐसे सामान्य नियम होते हैं जिनका समावेश आर्थिक वृद्धि की प्रकृति को समझने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। 24वां क्वेश्चन आप देख रहे हो, उद्विकास के 3 स्तर, जंगली बर्बर सभ्य अवस्था का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये फर्स्ट 24 का मुझे बताइए आंसर क्या होगा। फर्स्ट वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ। 25वां क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि के में उद्यमिता की प्रकृति को किसके द्वारा महत्वपूर्ण माना गया है? अब जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि आर्थिक वृद्धि के आधार इतने सारे हैं, तो उद्यमिता के विकास पर, सिर्फ और सिर्फ उद्यमिता के विकास पर कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने फोकस किया है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जोसेफ शुम्पेटर उद्यमिता से जुड़े हुए हैं आर्थिक वृद्धि के मामले में, याद रख लीजिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जनसंख्या की बढ़ोतरी वस्तुओं की मांग में वृद्धि करती है, जो विनियोजन को बढ़ाता है, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी प्रोत्साहित करता है। ऐसा किसका मानना है? देखिए, इसमें जनसंख्या की बढ़ोतरी वस्तुओं की मांग में वृद्धि करती है, ठीक है, जनसंख्या की बढ़ोतरी से रिलेटेड है। और इससे क्या होता है, हमें विनियोजन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और साथ में हमें आर्थिक वृद्धि पे हम ध्यान देते हैं, और ऑटोमेटिकली हम जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ऑटोमेटिकली हम आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ऐसा किसका मानना है कि जनसंख्या की बढ़ोतरी वस्तुओं की मांग में वृद्धि करती है, जिससे विनियोजन बढ़ता है और साथ ही आर्थिक वृद्धि भी प्रोत्साहित होती है। तो इसका सही जवाब है कीन्स, जिन्होंने एडम स्मिथ और रिकॉर्डो ने जो भी स्टेटमेंट्स दिए अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, उसको अस्वीकार किया है, ठीक है। प्रगति को नैतिक अवधारणा किसने माना है? 27 का आंसर मुझे दीजिए, मैंने इसी वीडियो में बताया है। प्रगति को नैतिक अवधारणा किसने कहा है, ये मैंने इसी वीडियो में बता दिया है। 28वां क्वेश्चन है आपका, देश में जनसंख्या बढ़ने के से आर्थिक वृद्धि की दर कम हो जाती है, यह किसका विचार है? देश में अगर जनसंख्या बढ़ती है तो आर्थिक वृद्धि की दर कम हो जाती है, ये किसका विचार है? देखिए, अगर मैं इसका आंसर ना भी बताऊं तो भी आप दिमाग लगा सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन था ना कि जनसंख्या की बढ़ोतरी की वजह से इन्होंने क्या कहा, आर्थिक वृद्धि प्रभावित होती है और बहुत अच्छी होती है, प्रोत्साहित होती है। इन्होंने पॉजिटिव बात करी, ठीक है। आर्थिक वृद्धि के मामले में जनसंख्या की बढ़ोतरी को अगर रिलेट किया तो पॉजिटिव वे में किया, किसने? कीन्स ने किया ना। और फिर मैंने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आपको ये भी बता दिया कि कीन्स ने क्या कहा, कि कीन्स ने एडम स्मिथ और रिकॉर्डो ने जो भी चीज़ें बताई हैं उनका विरोध किया है। अब यहाँ पर देखो, देश में जनसंख्या बढ़ने से आर्थिक वृद्धि की दर कम हो जाती है, तो जनसंख्या और आर्थिक वृद्धि को नेगेटिवली रिलेट किया है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कीन्स ने किया होगा, क्योंकि सॉरी कीन्स एडम स्मिथ और रिकॉर्डो ने किया होगा, क्योंकि कीन्स ने तो पॉजिटिवली रिलेट किया है। अब नेगेटिव बात कौन करेगा? जिनको कीन्स अपोज करेंगे। तो आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ एंड रिकॉर्डो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ठीक है। जीवन स्तर में सुधार लाना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, जनसंख्या का नियंत्रण करना, जनसाधारण के कल्याण में वृद्धि करना, जनसाधारण के कल्याण में वृद्धि करना। तो जीवन स्तर में सुधार लाना तो होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना बिल्कुल होगा, फिर जनसंख्या का नियंत्रण करना तो आर्थिक वृद्धि का काम है नहीं, है ना। फैमिली प्लानिंग की बात क्यों करेगा आर्थिक वृद्धि?
वो तो हम लोगों को खुद करना पड़ेगा, वो तो डेमोग्राफी वाले करवाएंगे, है ना, जनांकिकी वाले करवाएंगे। जनसाधारण के कल्याण में वृद्धि करता है कौन? आर्थिक वृद्धि। तो सा आंसर नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। ठीक है, आर्थिक वृद्धि से रिलेटेड। संपत्ति, स्वास्थ्य, जनसंख्या, व्यवस्था, स्थिरता, अवसरों की अधिकता को सामाजिक प्रगति का आधार किसने माना है? अब देखो, जनसंख्या की बात आई है ना, बट यहाँ पे जनसंख्या को व्यवस्थित करने की बात आई है। जनसंख्या को नियंत्रित फैमिली प्लानिंग करके किया जाता है, पर जनसंख्या को व्यवस्थित हम कर सकते हैं। जितनी जनसंख्या अब हो गई है उसको अब व्यवस्थित तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो संपत्ति, स्वास्थ्य, जनसंख्या, व्यवस्था, स्थिरता, अवसरों की अधिकता को सामाजिक प्रगति का आधार किसने माना है? तो ये सारी जो कसौटियाँ हैं वो टार्ड की हैं। ओके बच्चों, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चेक कर लिया करिए एक बार, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत होती है इस वीडियो में तो आप लोगों को उसमें हम कर देते हैं इन्फॉर्म। इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करिए, बिल्कुल भी मत भूलिए इस चीज़ को करना, क्योंकि इससे ही इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की। ठीक है बच्चों।